फ्रेंड एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपका अपना ही यूट्यूब चैनल मेजर टारगेट पर। तो फ्रेंड जैसा कि आपको पता है कि हम जो है ना क्लास 10 के सभी सब्जेक्ट का यहाँ पे क्रैश कोर्स स्टार्ट कर चुके हैं, जिनमें हम लोग बारी बारी से जो है ना सभी सब्जेक्ट का यहाँ पे पढ़ रहे हैं, जिनमें हम लोग क्लास 10 के केमिस्ट्री का ये क्रैश कोर्स देख रहे हैं। इससे पहले हम लोग जो है ना दोस्तों 2 पार्ट को देख चुके हैं। अगर आप दोनों पार्ट को नहीं देखे हैं तो आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। और दोस्तों ये क्लास 10 के केमिस्ट्री का क्रैश कोर्स का तीसरा पार्ट है। इस पार्ट में भी हम लोग जितने भी क्वेश्चंस को सेलेक्ट किए हैं आपके एग्जाम्स के लिए अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। आपके बोर्ड एग्जाम में 100% ये सभी प्रश्न पूछे जाएंगे। अगर आप भी इस बार मैट्रिक के बोर्ड एग्जाम देने वाले हैं तो ये क्लास आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो फ्रेंड फटाफट से वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और दोस्तों जो भी विद्यार्थी अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो यहाँ पे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ में नोटिफिकेशन बेल आइकन आएगा, इसे प्रेस करके ऑल पर जरूर सेलेक्ट कर लीजिएगा। और दोस्तों जो भी विद्यार्थी अभी तक हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं जुड़े हैं तो जल्दी से फटाफट से आप मेरा व्हाट्सएप नंबर को नोट कीजिए। मेरा व्हाट्सएप नंबर है 6206 है 076569। सिंपल इस नंबर को सेव कीजिए। आप बोले कि सर हमें व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ दीजिए तो हम जो है ना आपको व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ देंगे, ठीक है। और क्लास काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है, बिल्कुल यहाँ पे क्लास को जो है ना शुरू से लेकर आखिरी तक जरूर कीजिएगा। और दोस्तों क्रैश कोर्स का यहाँ पे अगर आप सभी क्लास को कर लेते हैं ना तो आपके बोर्ड एग्जाम में किसी भी सब्जेक्ट से एक भी प्रश्न नहीं छूटेगा। ये क्लास काफ़ी शानदार है। तो फ्रेंड चलिए फटाफट से वीडियो को शुरू कर देते हैं। क्लास का पहला प्रश्न ये है, आपके बोर्ड एग्जाम के लिए अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। गत वर्ष में काफी बार पूछा जा चुका है, इस बार पूछे ही जाएंगे प्रश्न। तो फ्रेंड प्रश्न ये कराए कि आपको बताना है कि 1 ग्राम सोना से कितना लंबा तार बनाया जा सकता है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए में आपको 1 किलोमीटर या फिर 2 किलोमीटर, और ऑप्शन सी है 3 किलोमीटर या फिर 4 किलोमीटर। तो फ्रेंड ये भी प्रश्न हम आपको काफ़ी बार पढ़ा चुके हैं। तो 1 ग्राम सोना से दोस्तों जो है ना 2 किलोमीटर लंबा तार बनाया जा सकता है, यानी कि यहाँ पे बी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। और दोस्तों आपके बोर्ड एग्जाम में एक प्रश्न ये भी पूछे आते हैं कि कौन सा धातु सबसे अधिक तन्य होती है। तो फ्रेंड ये जो सोना धातु होती है ना सबसे अधिक तन्य होती है, साथ में से भी आपको याद होना चाहिए। और दोस्तों शुद्ध सोना जो होते हैं ना कितने कैरेट का होता है, तो 24 कैरेट का होता है। ये सभी पॉइंट को आप लोग याद रखिएगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे दूसरा नंबर प्रश्न जो कि आपके बोर्ड एग्जाम में 110% ये भी प्रश्न जो है ना पूछे ही जाएंगे। तो फ्रेंड प्रश्न एक रहा है कि आपको बताना है कि कौन सा धातु ऊष्मा का सबसे अधिक सुचालक होता है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए में आपको दिया सोना, और ऑप्शन बी है चांदी, और ऑप्शन सी है लोहा, और ऑप्शन डी में आपका दिया हुआ है एल्यूमिनियम। तो फ्रेंड यहाँ पे प्रश्न एक रहा है कि कौन ऐसा धातु है जो ऊष्मा का क्या हो, सुचालक हो, ठीक है, गुड कंडक्टर हो, ठीक है, हीट का गुड कंडक्टर यहाँ पे कौन होगा दोस्तों, वही आपको बताना है। तो यहाँ पे ये ऑप्शन में दिया गया है सोना। यहाँ पे जो है इसका बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है, चांदी हो जाएगा। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। और दोस्तों विद्युत का जो सर्वोत्तम सुचालक पदार्थ होता है ना, धातु कौन होता है, ये चांदी होता है। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिएगा जो कि आपके बोर्ड एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। ये भी प्रश्न जो है आपके बोर्ड एग्जाम में 110% पूछे जाएंगे। तो फ्रेंड प्रश्न एक रहा है कि किस धातु को चाकू से काटा जा सकता है। तो यहाँ पे 4 ऑप्शंस दिया गया है, सोडियम को या फिर पोटेशियम को या फिर दोनों, और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड है ये प्रश्न जो है हम आपको काफी पढ़ा चुके हैं। तो यहाँ पे देखिएगा सोडियम एक ऐसा एलिमेंट होते हैं और पोटेशियम ऐसा एलिमेंट होते हैं, और इनके साथ साथ लिथियम भी एक ऐसा धातु होते हैं जिसे हम लोग जो है दोस्तों चाकू से इजीली इसको हम लोग काट सकते हैं। यानी कि सोडियम, पोटेशियम, लिथियम, ये तीनों को हम लोग चाकू से इजीली काट सकते हैं। यहाँ पे सी वाला ऑप्शन जो है बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। और दोस्तों एक प्रश्न ये भी पूछे जाते हैं आपके बोर्ड एग्जाम में, ये जो सोडियम होते हैं ना इसको हम लोग केरोसिन तेल में डुबा कर रखते हैं। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे चौथा नंबर प्रश्न जो कि आपके बोर्ड एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। तो फ्रेंड प्रश्न एक रहा है कि आपको बताना है कि सबसे कठोर पदार्थ कौन सा है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए में आपको दिया हीरा या फिर सोना, और ऑप्शन सी है चांदी, और ऑप्शन डी में आपका दिया हुआ है लोहा। तो फ्रेंड है दुनिया का जो सबसे कठोरतम पदार्थ है ना दोस्तों कौन है, हीरा है, यानी कि डायमंड है। और दोस्तों हीरा का पूर्णांक कितना होता है, 2.24 होता है। इसे आपको याद होना चाहिए, काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपको बोर्ड एग्जाम के लिए। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं।
तो फ्रेंड 5 नंबर प्रश्न क्या करा है कि यहाँ पे आपको बताना है कि कौन ऐसा धातु है जो कमरे के ताप पे द्रव के रूप में पाया जाता है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए में आपको दे मरकरी, जिसको हम लोग पारा भी कहते हैं, और ऑप्शन बी में आपको दे ब्रोमीन या फिर सोडियम, और ऑप्शन डी है पोटेशियम। तो फ्रेंड यहाँ पे आपसे पूछ रहा है कि कौन ऐसा धातु है जो कमरे के ताप पे द्रव के रूप में पाया जाता है। तो फ्रेंड ये मरकरी एक प्रकार का धातु होता है जो कमरे के ताप पे द्रव के रूप में पाया जाता है, यानी कि यहाँ पे ए वाला ऑप्शन जो है बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। और दोस्तों आपके बोर्ड एग्जाम में एक प्रश्न ये भी पूछे जाते हैं कि कौन एक ऐसा अधातु है जो कमरे के ताप पे द्रव अवस्था में पाया जाता है, तो वो आपका होता है ब्रोमीन। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि आपके बोर्ड एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। ये भी प्रश्न जो ना पूछे ही जाएंगे आपके बोर्ड एग्जाम में। तो फ्रेंड प्रश्न एक रहा है कि आपको बताना है कि कौन एक ऐसा अधातु है जो कमरे के ताप पे द्रव के रूप में पाया जाता है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए में आपको मरकरी या फिर पारा या फिर ब्रोमीन या फिर सोडियम, और ऑप्शन डी है पोटेशियम। तो यहाँ पे अधातु आपसे पूछ रहा है। जब भी अधातु पूछेगा ना तो हम आपको पहले ही बताए यह एक प्रकार का ब्रोमीन जो होते हैं ये अधातु होते हैं। अधातु होते हुए ये जो होते हैं ना कमरे के ताप में द्रव के रूप में पाया जाता है, यानी कि यहाँ पे बी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। और दोस्तों आपके बोर्ड एग्जाम में एक प्रश्न ये पूछे जाते हैं कि मतलब किसे जो है ना दोस्तों जल में डुबो कर रखा जाता है। तो फास्फोरस को जो है ना दोस्तों जल में डुबो कर रखा जाता है। साथ में इसे भी आपको याद होना चाहिए। ये सारा कॉन्सेप्ट को जो है ना आप एक एक कॉन्सेप्ट को अच्छी तरीके से याद रखिए। काफ़ी इंपॉर्टेंट यहाँ पे हम लोग प्रश्न को सम्मिलित किए हैं, इसलिए वीडियो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगर आप क्लास को शुरू से लेकर आखिरी तक एक एक क्वेश्चन को अच्छी तरीके से पढ़ लेते हैं ना दोस्तों, तो आपके केमिस्ट्री में एक भी प्रश्न नहीं छूटेगा। इसके साथ साथ आपको जो है ना हम जो पार्ट वाइज क्लास कराते हैं क्रैश कोर्स के माध्यम से, तो सारा क्लास को आपको करना होगा, ठीक है। इससे आपका बोर्ड एग्जाम में जितने भी टाइप के प्रश्न पूछे जाएंगे ना तो क्रैश कोर्स के माध्यम से ही पूछे जाएंगे। इसीलिए आप क्लास को रेगुलर कीजिए। और जिस भी विद्यार्थियों को क्लास का टाइम पता नहीं है तो यहाँ पे आप क्लास का टाइम को नोट कर लीजिए। तो फ्रेंड हमारे चैनल पे जो क्लास का टाइम है, यानी कि जो क्लास होती है ना 1 बजे दोपहर में क्लास होती है, जो धमाकेदार क्लास होती है सभी सब्जेक्ट का। और दोस्तों यहाँ पे 6 बजे जो क्लास होती है ना, ये काफ़ी महत्वपूर्ण क्लास होती है। महासीरीज चलती है 6 बजे क्लास में, और इनके साथ साथ जो 9 बजे रात में क्लास होती है ना, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को हम देखते हैं। तो ये आप जो है ना दोस्तों तीनों क्लास को रेगुलर जरूर कीजिएगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि आपके बोर्ड एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। ये भी प्रश्न जो ना 110% पूछे जाएंगे। तो फ्रेंड प्रश्न एक रहा है कि निम्न में से किस धातु को किरोसिन तेल में डुबा के रखा जाता है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए में आपको सोडियम को या फिर ब्रोमीन को या फिर पोटेशियम को, और ऑप्शन डी है कार्बन को। तो फ्रेंड हम आपको पहले ही बताए ये जो सोडियम होते हैं ना, इसे हम लोग क्या करते हैं कि किरोसिन तेल में डुबो कर रखते हैं। और दोस्तों ये सोडियम का जो संकेत होता है क्या होता है, Na होता है। इसे आपको याद होना चाहिए। और दोस्तों कौन ऐसा धातु होते हैं जो हम लोग क्या करते हैं कि उसको पानी में डुबो कर रखते हैं। तो फास्फोरस को हम लोग पानी में डुबो कर रखते हैं। चलिए देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि आपके बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये भी प्रश्न जो ना बोर्ड एग्जाम में 110% पूछे ही जाएंगे। तो प्रश्न एक रहा है कि जिसमें धातु और अधातु दोनों के गुण पाए जाते हैं उसे क्या कहते हैं। तो देख सकते हो ऑप्शन ए में आपका दिया हुआ है धातु या फिर अधातु, और ऑप्शन सी है उपधातु, और ऑप्शन डी में आपका इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड है जिसमें धातु और अधातु दोनों के गुण पाए जाते हैं उसको हम लोग क्या कहते हैं, उपधातु कहते हैं। यानी कि यहाँ पे सी वाला ऑप्शन जो है बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि आपके बोर्ड एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। तो फ्रेंड प्रश्न एक रहा है कि आपको बताना है कि पृथ्वी की परत में विद्यमान धातुयुक्त ठोस पदार्थ को क्या कहते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन ए में आपको खनिज या फिर अयस्क या फिर धातु, और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड पृथ्वी की परत में विद्यमान धातुयुक्त ठोस पदार्थ को क्या कहते हैं, खनिज कहते हैं। यानी कि यहाँ पे ए वाला ऑप्शन जो है बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि काफी महत्वपूर्ण है, प्रीमियम प्रश्न है, टॉप क्वालिटी के प्रश्न बोर्ड एग्जाम में 110% पूछे ही जाते हैं। तो फ्रेंड प्रश्न एक रहा है कि आपको बताना है कि डोलोमाइट किस धातु का अयस्क है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए में आपको सोडियम का या फिर मैग्नीशियम का या फिर कैल्शियम का, और ऑप्शन डी है जिंक का। तो फ्रेंड जो डोलोमाइट होते हैं ना किस धातु का अयस्क होता है, तो मैग्नीशियम धातु का अयस्क होता है। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिएगा जो कि आपके बोर्ड एग्जाम के लिए भी प्रश्न जो ना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो फ्रेंड प्रश्न एक रहा है कि आपको बताना है कि निम्न में से कौन अक्रिय तत्व है।
तो यहाँ पे ऑप्शन ए में आपको दिया कार्बन या फिर हीलियम या फिर सोना, और ऑप्शन डी है हाइड्रोजन। तो फ्रेंड है यहाँ पे जो अक्रिय तत्व होगा ना दोस्तों, कौन सा तत्व अक्रिय तत्व होगा ये आपसे पूछ रहा है, ठीक है। तो फ्रेंड ये जो हीलियम होते हैं ना सबसे हल्का गैस होता है, और हल्का गैस होने के बावजूद ये जो होते हैं ना अक्रिय तत्व होते हैं, यानी कि यहाँ पे बी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। और दोस्तों ये जो कार्बन होते हैं ना क्या होते हैं, अधातु होते हैं। चलिए देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि आपके बोर्ड एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। तो फ्रेंड प्रश्न देख रहा है कि बायोगैस का प्रमुख घटक कौन सा है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए में आपको मीथेन गैस या फिर कार्बन डाइऑक्साइड गैस या फिर क्लोरीन गैस या फिर हाइड्रोजन गैस। तो फ्रेंड है बायोगैस का जो प्रमुख घटक है ना दोस्तों कौन सा गैस है, मीथेन गैस है, इसे आपको याद होना चाहिए। और दोस्तों वायुमंडल में जो CO2 गैस पाई जाती है ना कितना प्रतिशत पाई जाती है, तो 0.03% जो है ना CO2 गैस पाई जाती है। और दोस्तों आपके बोर्ड एग्जाम में एक प्रश्न ये भी पूछे जाते हैं कि वायुमंडल में ऑक्सीजन गैस कितना प्रतिशत पाई जाती है, तो लगभग 21% पाई जाती है। और आपके बोर्ड एग्जाम में एक प्रश्न ये पूछे जाते हैं कि वायुमंडल में नाइट्रोजन गैस कितना प्रतिशत पाई जाती है, तो यहाँ पे 78% नाइट्रोजन गैस पाई जाती है, जो सबसे ज्यादा मात्रा में पाई जाती है। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे 13 नंबर प्रश्न जो कि आपके बोर्ड एग्जाम के लिए काफी महत्वपूर्ण ये भी प्रश्न है। तो फ्रेंड प्रश्न एक रहा है कि आपको बताना है कि कोयला किस प्रकार का ईंधन है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए में आपका नवीकरणीय या फिर अनवीकरणीय या फिर प्राकृतिक स्रोत या फिर इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड है देखिएगा दोस्तों ये कोयला क्या होते हैं कि आने वाले समय में समाप्त हो जाएगी, यानी कि कोयला का भंडारण सीमित है, हजारों साल लग जाए या फिर करोड़ों साल लग जाए, लेकिन कोयला आने वाले समय में खत्म हो जाएगी। जिसका भंडारण सीमित हो तो उसे हम लोग क्या कहते हैं दोस्तों, अनवीकरणीय कहते हैं। यानी कि यहाँ पे बी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। और दोस्तों कोयला कितने प्रकार के होते हैं, तो कोयला 4 प्रकार के होते हैं। और दोस्तों सबसे अच्छा किस्म का जो कोयला होता है ना, क्या कौन सा कोयला होता है, एंथ्रासाइट होता है। और सबसे घटिया किस्म का जो कोयला होता है ना, पीट होता है। इसे आपको याद होना चाहिए। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे 14 नंबर प्रश्न जो कि आपके बोर्ड एग्जाम के लिए काफी महत्वपूर्ण है। यहाँ पे ये पूछ रहा है कि सिंगल बॉन्ड CHO कि किस क्रियाशील मूलक को कहते हैं, काफी इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए में आपको दिया कीटोन को या फिर एल्डिहाइड को या फिर एल्कोहल को, और ऑप्शन डी में आपका दिया हुआ है इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड है सिंगल बॉन्ड CHO क्रियाशील मूलक को क्या कहते हैं दोस्तों, एल्डिहाइड कहते हैं। यानी कि यहाँ पे बी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं जो कि काफी इंपॉर्टेंट है। 15 नंबर प्रश्न ये करा है कि आपको बताना है कि निम्न में से कौन हाइड्रोकार्बन है। तो फ्रेंड हाइड्रोकार्बन कौन होते हैं, जिसमें हाइड्रोजन और कार्बन दोनों मौजूद हो, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, हाइड्रोकार्बन कहते हैं। तो यहाँ पे देखिएगा दोस्तों CH4 एक प्रकार के क्या होते हैं, हाइड्रोकार्बन होते हैं। इसमें कार्बन भी है और तो हाइड्रोजन भी है, यानी कि दोनों मौजूद है। यहाँ पे सी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जो कि काफी इंपॉर्टेंट है। आपके बोर्ड एग्जाम में ये भी प्रश्न जो है ना 110% लड़ेगा ही लड़ेगा। तो फ्रेंड प्रश्न एक रहा है कि सिंगल बॉन्ड COOH किस क्रियाशील मूलक को कहते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन ए में आपको दिया कार्बोक्सिलिक को या फिर कीटोन को या फिर एल्डिहाइड को या फिर एल्कोहल को। तो फ्रेंड ये जो सिंगल बॉन्ड COOH होते हैं ना किस क्रियाशील मूलक को कहते हैं, तो कार्बोक्सिलिक को कहते हैं। यानी कि यहाँ पे ए वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलती है जो कि काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। यहाँ पे आपसे पूछ रहा है कि सल्फ्यूरिक अम्ल का अणुसूत्र क्या होगा। तो फ्रेंड जो सल्फ्यूरिक अम्ल का जो अणुसूत्र होता है ना H2SO4 होता है। यानी कि यहाँ पे ए वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब आइए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे 18 नंबर प्रश्न जो कि आपके बोर्ड एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। तो फ्रेंड प्रश्न एक रहा है कि प्राकृतिक रबर किसका बहुलक है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए में आपको दिया आइसोपीरिन का या फिर एसिटिलीन का या फिर कार्बन का, और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड है ये जो प्राकृतिक रबर है ना किसका बहुलक होता है, तो आइसोपीरिन का होता है। इसे आपको याद होना चाहिए। यानी कि यहाँ पे ए वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिएगा जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। तो फ्रेंड प्रश्न एक रहा है कि कार्बनिक यौगिक में कार्बन की संयोजकता होती है, यानी कि कार्बनिक यौगिक में कार्बन के वैलेंस कितना होती है। तो फ्रेंड कार्बनिक यौगिक में जो कार्बन की संयोजकता होती है ना 4 होती है। इसे आपको याद होना चाहिए। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे 20 नंबर प्रश्न जो कि आपके बोर्ड एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। तो फ्रेंड प्रश्न एक रहा है कि ऑक्सीजन के 2 परमाणुओं के बीच कितने आबंध पाए जाते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन ए में आपको दिया 1 या फिर 2, और ऑप्शन सी है 3 या फिर 4। तो फ्रेंड है ऑक्सीजन के 2 परमाणुओं के बीच कितने आबंध पाए जाते हैं, तो 2 आबंध पाए जाते हैं। इसे आपको याद होना चाहिए। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा।
अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये भी प्रश्न जो आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो फ्रेंड प्रश्न एक रहा है कि आपसे पूछ रहा है कि सबसे पहले आवर्त सारणी किसने बनाया था, काफी इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए में आपको मेंडलीफ ने, या फिर मोसले ने, या फिर डोबे राइनर ने, और ऑप्शन डी है न्यूलैंड ने। तो फ्रेंड सबसे पहले जो आवर्त सारणी बनाया था ना, किसने बनाया था, मेंडलीफ ने बनाया था। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि आपके बोर्ड एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। तो फ्रेंड प्रश्न ये रहा है कि आपसे पूछ रहा है कि मेंडलीफ के आवर्त नियम के अनुसार तत्वों के गुणधर्म किसके आवर्त फलन होते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन ए में आपको दे परमाणु आयतन के, या फिर परमाणु घनत्व के, या फिर परमाणु द्रव्यमान के, और ऑप्शन डी है परमाणु संख्या के। तो फ्रेंड मेंडलीफ के आवर्त नियम के अनुसार तत्व के जो गुणधर्म होते हैं ना दोस्तों, किसके आवर्त फलन होते हैं, तो परमाणु द्रव्यमान के आवर्त फलन होते हैं। यानी कि यहाँ पे सी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो फ्रेंड जो भी विद्यार्थी अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किए ना, तो प्लीज़ दोस्तों जल्दी से आप फटाफट से क्लास को लाइक कर दीजिएगा। और जो भी विद्यार्थी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो यहाँ पे जल्दी से आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ में नोटिफिकेशन बेल आइकन आएगा, इसे प्रेस करके जो है ना ऑल पर जरूर सेलेक्ट कर लीजिएगा, ताकि यहाँ पे जब भी कोई लाइव क्लास हो ना तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। और एक एक क्वेश्चन का आंसर यहाँ पे आप जो है ना लाइव चैट में कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट कीजिएगा। इससे हमको ये पता चलेगा कि आपका तैयारी काफ़ी अच्छी तरीके से चल रही है। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिएगा जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। तो फ्रेंड प्रश्न एक रहा है कि आवर्त सारणी के वर्ग एक के तत्व को क्या कहते हैं, काफी इंपॉर्टेंट है। तो फ्रेंड आवर्त सारणी के वर्ग एक के तत्व को क्या कहते हैं, वही आपको बताना है। तो क्षार धातु कहते हैं। यानी कि यहाँ पे सी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि बहुत इंपॉर्टेंट आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। तो फ्रेंड प्रश्न एक रहा है कि वर्ग 2 के तत्व को क्या कहते हैं। तो फ्रेंड वर्ग 2 के तत्व को क्या कहते हैं, क्षारीय मृदा धातु कहते हैं। इसे आपको याद होना चाहिए। यहाँ पे डी वाला ऑप्शन जो है बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे 25 नंबर प्रश्न को देखिएगा जो कि आपके बोर्ड एग्जाम में ये भी प्रश्न जो 110% पूछे जाएंगे। तो फ्रेंड प्रश्न एक रहा है कि वर्ग 17 के तत्व को क्या कहते हैं। तो यहाँ पे देखिएगा ऑप्शन ए में आपको मृदा धातु, या फिर हेलोजन, और ऑप्शन सी निष्क्रिय धातु, या फिर और ऑप्शन डी में आपका दिया हुआ है इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड यहाँ पे आपको याद रखना है कि वर्ग 17 के जो तत्व को कहते हैं ना दोस्तों, क्या कहते हैं, हेलोजन कहते हैं। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे 26 नंबर प्रश्न जो कि आपके बोर्ड एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। ये सभी प्रश्न जो है ना काफी इंपॉर्टेंट है, ललंटो प्रश्न है। बोर्ड एग्जाम में 110% लड़ेगा ही लड़ेगा, इसलिए आप जो है ना क्रैश कोर्स का सभी पार्ट को जरूर देखिएगा। तो फ्रेंड प्रश्न एक रहा है कि आधुनिक आवर्त सारणी को आधुनिक आवर्त सारणी को कितने ब्लॉकों में बांटा गया है, काफी इंपॉर्टेंट है। तो फ्रेंड आधुनिक आवर्त सारणी को जो है ना 4 ब्लॉकों में बांटा गया है। यानी कि यहाँ पे बी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे 27 नंबर प्रश्न भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो फ्रेंड प्रश्न एक रहा है कि जर्मेनियम आर्सेनिक तत्व क्या है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए में आपको दिया धातु, या फिर हेलोजन, और ऑप्शन सी उपधातु, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड जर्मेनियम आर्सेनिक जो धातु होते हैं ना, यह एक प्रकार का क्या होते हैं, उपधातु होते हैं। यानी कि यहाँ पे सी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि आपके बोर्ड एग्जाम के लिए भी प्रश्न ना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो फ्रेंड प्रश्न एक रहा है कि आवर्त सारणी में धातुएं किस ओर स्थित है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए में आपको बाई और, या फिर दाई और ऑप्शन सी मध्य में, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड आवर्त सारणी में जो धातुएं होती है ना दोस्तों, कौन सा और स्थित होता है, तो बाई और स्थित होता है, यानी कि बाया तरफ स्थित होता है। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। यहाँ पे आपसे पूछ रहा है कि वर्ग 18 के तत्व को क्या कहते हैं, काफी इंपॉर्टेंट है। तो फ्रेंड वर्ग 18 के तत्व को क्या कहते हैं वही आपको बताना है। तो निष्क्रिय तत्व कहते हैं, इसे आपको याद होना चाहिए। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे 30 नंबर प्रश्न जो कि आपके बोर्ड एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो फ्रेंड प्रश्न एक रहा है कि अभी तक कितने तत्व ज्ञात है। तो फ्रेंड अभी तक जो है ना दोस्तों 118 तत्व ज्ञात है। यानी कि यहाँ पे ए वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो फ्रेंड जो भी विद्यार्थी अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया ना, तो प्लीज़ दोस्तों जल्दी से आप फटाफट से वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और जो भी विद्यार्थी ऑनलाइन टेस्ट नहीं देते वेबसाइट पे जाके, तो आप जो है ना हमारे वेबसाइट पे जाके ऑनलाइन टेस्ट को दे सकते हैं, क्योंकि डेली जो है ना हमारे वेबसाइट के माध्यम से क्लास 10 के सभी विषयों का धमाकेदार ऑनलाइन टेस्ट लिया जाता है। ठीक है, तो आप ऑनलाइन टेस्ट को जरूर दीजिएगा और अपने तैयारी को जांचते रहिएगा डेली। तो फ्रेंड 31 नंबर प्रश्न जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है। यहाँ पे प्रश्न एक रहा है कि समीकरण के बाएं एवं दाएं दोनों
और प्रत्येक प्रकार के परमाणु की संख्या समान है तो ये समीकरण है। तो फ्रेंड आपको पता होना चाहिए समीकरण के बाएं और दाएं दोनों तरफ जब प्रत्येक प्रकार की परमाणु संख्या बराबर होता है ना तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, संतुलित रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। संतुलित रासायनिक अभिक्रिया में क्या होता है कि प्रतिकारक तथा प्रतिफल में दोनों तरफ जो होते हैं ना दोस्तों परमाणु की संख्या बराबर होती है प्रत्येक तत्वों में, इसीलिए इसको हम लोग क्या कहेंगे, संतुलित रासायनिक समीकरण कहेंगे। देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन ये कराएगी, आपको बताना है कि Fe2O3 + 2Al टेंड्स टू Al2O3 + 2Fe, यह एक प्रकार का कौन सा रासायनिक अभिक्रिया वही आपको बताना है, ठीक है। तो फ्रेंड इस रासायनिक अभिक्रिया में क्या हो रहा है कि यहाँ पे ऑक्सीजन के साथ जो है ना दोस्तों Fe यानी कि लोहा है, तो ये फेरम जो है ना दोस्तों फेरस ऑक्साइड क्या हो रहा है कि फेरस ऑक्साइड जो है ना दोस्तों ऑक्साइड से अलग होकर ऑक्सीजन से अलग होकर यहाँ पे विस्थापित हो जाती है, ठीक है, Fe अलग हो जाती है। यह एक प्रकार का क्या है दोस्तों, विस्थापन अभिक्रिया का उदाहरण होगा। यहाँ पे डी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। तो फ्रेंड प्रश्न एक रहा है कि अभिक्रिया H2 + Cl2 टेंड्स टू 2HCl क्या प्रदर्शित करता है। तो फ्रेंड आपको पता होना चाहिए, मतलब जब एक या एक से छोटे अणु मिल करके एक बड़े अणु का निर्माण करता है तो उसको हम लोग क्या कहते हैं दोस्तों, संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं उसको हम लोग, संयोजन अभिक्रिया के नाम से जानते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन डी में आपका दिया संयोजन, यहाँ पे डी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो फ्रेंड ये संयोजन अभिक्रिया में क्या होते हैं आपको याद होना चाहिए, पॉइंट है संयोजन अभिक्रिया जो होते हैं ना दोस्तों कि मतलब जो होते हैं संयोजन अभिक्रिया, इसमें क्या होते हैं कि दो या दो से अधिक छोटे अणु मिलकर के जो है ना एक बड़े उत्पाद बनाते हैं, एक बड़ा सा प्रोडक्ट बनाता है, ठीक है, इसीलिए इसको हम लोग संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। संयोजन अभिक्रिया को आप कैसे पहचान सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे H2 है तो इसको हम लोग A मान लिए है और Cl2 है तो इसको हम लोग B मान लिए, तो ये दोनों छोटा अणु है, ये दोनों छोटा अणु मिल करके जो है ना दोस्तों AB बनाएगा, यानी कि एक बड़ा सा उत्पाद बनाएगा, बड़ा सा प्रोडक्ट बनाएगा, ठीक है। चलिए देखते हैं यहाँ पे 34 नंबर प्रश्न ये कराया कि आपको बताना है कि समीकरण CaCO3 यानी कि कैल्शियम कार्बोनेट ये रिएक्ट करके कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड गैस यहाँ पे निकलता है, तो किस प्रकार का समीकरण है वही आपको पूछ रहा है, ठीक है। तो इसमें क्या हो रहा है दोस्तों, कैल्शियम ऑक्साइड जो है ना, सॉरी कैल्शियम कार्बोनेट, यह एक प्रकार का प्रतिकारक, ये क्या होते हैं कि रिएक्ट करके दो या दो से अधिक छोटे उत्पाद बनाते हैं। यानी कि इसमें क्या हो रहा है कि मतलब जब एक बड़ा अणु टूट करके जो ना दोस्तों दो या दो से छोटे अणु में मतलब विघटित हो जाती है, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, वियोजित अभिक्रिया कहते हैं, वियोजन अभिक्रिया के नाम से जानते हैं। यानी कि यहाँ पे ए वाला ऑप्शन जो है बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसका जस्ट ऑपोजिट होता है ए वाला का, ठीक है। संयोजन अभिक्रिया में क्या होता है +B टेंड्स टू AB होता है ना, लेकिन इसमें क्या होगा दोस्तों, AB टेंड्स टू A + B हो जाएगा, ठीक है। यानी कि इसमें एक बड़ा अणु टूट करके दो या दो से अधिक छोटे अणु का निर्माण करता है, तो इसीलिए इसको हम लोग कहते हैं वियोजन अभिक्रिया के नाम से जानते हैं। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे 35 नंबर प्रश्न जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे आपसे पूछ रहा है कि CaO + H2O टेंड्स टू Ca2, यहाँ पे सॉरी दोस्तों यहाँ पे देखिएगा इसमें क्या हो रहा है कि कैल्शियम ऑक्साइड जो मतलब जल के साथ रिएक्ट करके क्या बनाते हैं, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाते हैं, यानी कि CaOH बनाते हैं, और इनके साथ साथ जो है ना दोस्तों उष्मा का उत्सर्जन होता है। तो इसमें क्या हो रहा है कि इसमें जो है ना दो या दो से अधिक छोटे अणु मिल करके एक बड़े अणु का निर्माण करता है, तो यह एक प्रकार का संयोजन अभिक्रिया होगा। और इनके साथ साथ इसमें क्या हो रहा है कि उष्मा का उत्सर्जन होता है। जब किसी अभिक्रिया में उष्मा का उत्सर्जन होता है तो वह एक प्रकार का उष्मा क्षेपी अभिक्रिया होते हैं, यानी कि यह संयोजन अभिक्रिया भी होगा और उष्मा क्षेपी अभिक्रिया भी होगा, यानी कि दोनों होगा। ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे 36 नंबर प्रश्न क्या कराए कि यहाँ पे दिया गया, यहाँ पे देखिएगा कार्बन है और ऑक्सीजन ये दोनों संयोग करके कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है। तो इसमें क्या हो रहा है कि इसमें जो है ना दोस्तों एक या एक से छोटे अणु मिल करके दो या दो से अधिक बड़े अणु का निर्माण करता है, ठीक है, मतलब एक बड़े उत्पाद बनाता है। एक या एक से अधिक छोटा अणु मिल करके जब एकल उत्पाद बनाता है उसको हम लोग क्या कहते हैं दोस्तों, हम अभी आपको बताया कि संयोजन अभिक्रिया उसको कहेंगे, क्या कहेंगे, संयोजन अभिक्रिया। यानी कि यहाँ पे बी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है भी प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। तो फ्रेंड प्रश्न एक रहा है कि समीकरण CaCO3 देखिएगा यहाँ पे क्या हो रहा है कि कैल्शियम कार्बोनेट है, ठीक है, CaCO3 टेंड्स टू CaO + CO2। कहने का अर्थ है कैल्शियम कार्बोनेट जो है दोस्तों रिएक्ट करता है और कैल्शियम ऑक्साइड बनाता है, और इनके साथ साथ CO2 क्या होता है, गैस से उत्सर्जित होता है। तो यह एक प्रकार का किस प्रकार का रासायनिक अभिक्रिया वही आपसे पूछ रहा है, ठीक है।
वही रिएक्शन है। इसमें एक एक जो है तो एक जो होते हैं ना तो छोटा बड़ा अणु मिल करके दो या दो से अधिक छोटा उत्पाद बनाता है, ठीक है। तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, वियोजन अभिक्रिया के नाम से जानेंगे। यानी कि यहाँ पे ए वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। तो फ्रेंड प्रश्न ये है कि CO2 गैस जल में घुलकर कौन सा अम्ल बनाती है। तो देख सकते हैं यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया गया है, कार्बोनिक अम्ल या फिर ऑक्जेलिक अम्ल या फिर सल्फ्यूरिक अम्ल या फिर नाइट्रिक अम्ल। तो फ्रेंड जो CO2 गैस होते हैं ना जल में घुल करके कौन सा अम्ल बनाती है, तो कार्बोनिक अम्ल बनाती है। यानी कि यहाँ पे ए वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, टॉप लेवल के प्रश्न है। आपसे पूछ रहा है कि फेरस सल्फेट से लोहा को निम्नांकित में से कौन सा धातु विस्थापित करेगा। तो फ्रेंड जब फेरस सल्फेट और लोहा का जब रिएक्ट होता है तो कौन सा धातु विस्थापित करेगा वही आपको बताना है, ठीक है। तो जिंक विस्थापित करेगा, इसे आपको याद होना चाहिए। यहाँ पे सी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे आज का लास्ट और अंतिम प्रश्न जो कि आपके बोर्ड एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। तो फ्रेंड यहाँ पे क्या हो रहा है कि जिंक जो है ना कॉपर सल्फेट से रिएक्ट करता है और जिंक सल्फेट और इनके साथ साथ कॉपर का निर्माण करता है। तो किस प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया है, तो यह एक प्रकार का विस्थापन अभिक्रिया होगा। कैसे विस्थापन अभिक्रिया होगा, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे जो ना दोस्तों कॉपर सल्फेट जो है ये दोनों आपस में लेफ्ट साइड में जिंक के साथ रिएक्ट करता है। रिएक्ट होने के बाद यहाँ पे क्या होता है दोस्तों, ये कॉपर जो है ना दोस्तों विस्थापित हो जाती है, ठीक है, सल्फेट से। यानी कि यहाँ पे सी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो फ्रेंड यहाँ पे हम लोग जो है फाइनली क्लास 10 के क्रैश कोर्स 3 में, केमिस्ट्री का क्रैश कोर्स 3 में 40 मोस्ट इंपोर्टेंट वस्तुनिष्ठ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देख चुके हैं। ये जो 40 वस्तुनिष्ठ प्रश्न थे ना आपके बोर्ड एग्जाम में 110% लड़ेगा ही लड़ेगा। इसलिए आप जो है ना एक एक क्वेश्चन को अच्छी तरीके से याद कर लीजिएगा। और दोस्तों इस वीडियो को अपने दोस्तों में जरूर शेयर कीजिएगा ताकि वो भी बोर्ड एग्जाम की तैयारी काफी अच्छी तरीके से कर सके, ठीक है। और दोस्तों वेबसाइट पे धमाकेदार टेस्ट चल रहा है, तो जो भी विद्यार्थी आज का धमाकेदार टेस्ट नहीं दिए हैं तो जल्दी से गूगल पे सर्च कीजिएगा। यहाँ पे देख सकते हैं www.measuretargets.com सर्च करना है, ठीक है। वहां पे आपको सारा कंटेंट मिल जाएगा फ्री ऑफ कॉस्ट है। और जो भी विद्यार्थी वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज दोस्तों जल्दी से आप जो है ना फटाफट से वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और चैनल को जो भी विद्यार्थी सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ में नोटिफिकेशन बेल आइकन आएगा, इसे प्रेस करके जो है ना ऑल पर जरूर सेलेक्ट कर लीजिए। और दोस्तों और जो भी विद्यार्थी अभी तक हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं जुड़े तो जल्दी से मेरा व्हाट्सएप नंबर को नोट कीजिए। मेरा व्हाट्सएप नंबर है 6206076569। सिंपली इस नंबर को सेव करना, आपको बोलना है किस तरह में व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ दीजिए तो हम आपको व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ देंगे, ठीक है। तो फ्रेंड फिर मिलते हैं यहाँ पे अगले क्लास में। आज के लिए इतना ही, यानी कि 6 वाले क्लास में मिलते हैं, 6 बजे वाला क्लास में मिलते हैं, धमाकेदार जो क्लास होगा। थैंक यू दोस्तों।